मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। आप पार्लियामेंट के अंदर किसी भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को आप पार्लियामेंट में चुनकर भेज दीजिए। वो ईमानदार और वो अच्छा व्यक्ति भी वही काम करेगा पार्लियामेंट में एमपी बन के जो बाकी के लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये उसे ऐसे काम कर रहा है जैसे कि एक मोटर गाड़ी काम करती है। हम हर साल जो है, हर 5 साल के बाद में हम ड्राइवर तो बदलते हैं, मगर कार वही रहती है। हम कार नहीं बदलते हैं। तो जब कार नहीं बदलते हैं तो कार अपना काम अपने तरीके से कर रही होती है और अपने तरीके से चल रही होती है। और एक दिन वो आने वाला है कि आज तो भारत के अंदर भारत के ड्राइवर हैं जो इस कार को चला रहे हैं। कुछ समय और रुक जाइए, थोड़ा समय और रुक जाइए। आपके इस ड्राइवर को भी उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। आपके ड्राइवर को भी वो लोग निकाल करके बाहर फेंक देंगे और उस स्टीयरिंग सीट पर, उस कार की ड्राइविंग की स्टीयरिंग सीट पर खुद बैठ जाएंगे, इस कार को खुद चलाएंगे। और आपको यकीन नहीं हो तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आपने प्रयोग गुजरात में भी किया, आपने प्रयोग महाराष्ट्र में भी किया, राजस्थान में भी प्रयोग चल रहा है। क्या गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 3 राज्यों के अंदर कोई भी ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर विदेशी कंपनी नहीं हो? क्योंकि ये जो संसदीय जो लोकतंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये हमारा नहीं है, ये उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का है। और कुछ दिन के बाद वही लोग आकर के फिर इस सत्ता पर बैठने वाले, इस गाड़ी की, इस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ के स्टीयरिंग हाथ में लेके ये चलाने वाले हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि अंग्रेज इस देश में, इस देश को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सारे के सारे रास्ते अंग्रेजों ने इस देश में अपनाए। वो साम से इस देश को नहीं तोड़ सके, दंड से भी इस देश को नहीं तोड़ सके, लेकिन भेद की नीति इस देश में अंग्रेजों की बराबर चली। और समाज के हर स्तर पर अंग्रेजों की ये जो भेद की नीति है बराबर चली है। और उन्होंने समाज को बांटा और समाज को बांट करके समाज को तोड़ दिया और हिंदुस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी जो देश की सरकारें जो चल रही हैं, जो संसदीय डेमोक्रेटिक जो तंत्र जो चल रहा है, आज भी अंग्रेजों के उसी सिस्टम पर चल रहा है। आज के जो काले अंग्रेज हैं ये भी देश के अंदर भेद करके, समाज के अंदर जाति धर्म में भेद करके उसी तंत्र के हिसाब से आज सत्ता में बैठे हैं। क्योंकि इनका एक ही मकसद है, वह कैसे करके सत्ता मिल जाए और सत्ता का जो है सुख भोग ले। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम ब्लैक कैट कमांडो तो मिल जाएगा, क्योंकि आगे पीछे चलती है, बड़ा रोब बनता है, बड़ा रुतबा बनता है। इतना खर्चा क्यों, इतना खर्चा इनके ऊपर किया जाता है, सिक्योरिटी के ऊपर? जब इनको मरने का ही डर है तो ये राजनीति में आते क्यों हैं? कहते हैं कि हम लोक नायक हैं, हम जन नायक हैं। जब तुम लोक नायक हो, तुम जन नायक हो, तो तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? अगर कोई आपको मारने वाला है, अगर दुनिया में कोई किसी को मारने वाला पैदा हो गया है तो माई का लाल को इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ उसको बचा सके। अगर कोई दुनिया में अगर बचाने वाला होता तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ? दुनिया में कोई बचाने वाला होता तो राजीव गांधी का क्या हुआ? दोनों के दोनों वर्ग एक कुत्ते की मौत। तो हमारे देश में एक सिस्टम है, एक परंपरा है, हमारे देश में दोबारा से जन्म लेने की कल्पना है। और जब हमारे देश में दोबारा जन्म लेने की कल्पना है तो आप फिर किसी जन्म में नेता बनकर पैदा हो जाएंगे तो आपको मरने से डर लगता क्यों है? आप मरने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? जब आपको नेता बनना, जन नायक बनना, जन लोक नायक बनना है तो आपको मरने से डर क्यों लगता है? आप क्यों इतनी ब्लैक कमांडो लेकर घूमते हैं? क्यों देश के पैसे की बर्बादी करते हैं? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हैं? मरने के लिए आप तैयार नहीं है, मरने की आपकी हैसियत नहीं है। और आप बोलते हैं कि हम जनता के नेता हैं, लोकनायक हैं, जनसेवक हैं। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो घर तक चलकर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं
गधे को बाप बनाते हैं। और जब वोट लेकर के चले जाते हैं उसके बाद 5 साल मुड़ करके याद भी नहीं करते, नमस्कार भी नहीं लेते हैं। और वही सिस्टम आज चल रहा है। जो व्यक्ति तनख्वाह लेकर के अगर देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो जन नायक कैसे हो सकते हैं? जो एक क्लर्क की तरह, एक बाबू की तरह तनख्वाह लेकर के जो सेवा करता है, तो वो नेता कहाँ से होगा? वो लोकनायक कैसे बन गया? वो तो एक तनख्वाह लेकर के काम करने वाला बाबू हो गया। जितनी बार भी पे कमीशन बोर्ड बैठता है, जितनी बार बैठते हैं, जब अधिकारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती है पे कमीशन के अंदर, तो इनकी भी तनख्वाह बढ़ती है। जब भी कभी संसद में बिल पास होता है डीए टीए बढ़ाने का, इन नेताओं का, एमपी एमएलए का कोई विपक्ष नहीं होता है, सारे के सारे एक होते हैं और 5 मिनट के अंदर जो बिल पास हो जाता है बिना किसी शोरगुल के, क्योंकि उनके अंदर इनका डीए बढ़ना है, उनका टीए बढ़ना है, एचआरए बढ़ना है। पूरी दुनिया में जिस भी देश में संसदीय लोकतंत्र है, ये सिस्टम है, वो सारा का सारा फेल हो गया है। अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में संसदीय लोकतंत्र है, उनका बुरा हाल हो गया, वो सब फेल हो गए हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि इस संसदीय लोकतंत्र से, इन राजनीतिक पार्टियों से, इस समाज के भेदभाव से, ये जो परंपरा है, इससे हमारा समाज टूट रहा है और इसका मुझे दुख है। और ये तंत्र हमारा नहीं है, और जब ये तंत्र हमारा नहीं है तो इस लोकतंत्र पर आपको कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में कोई भी पार्टी आपकी नहीं है, कोई भी पार्टी आपके लिए काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इस देश का जो तंत्र जो अंग्रेजों ने बनाया है वो ऐसा तंत्र बना हुआ है, कोई कितना भी चला जाए, इस संसद भवन के अंदर घुसने के बाद में कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा। वहां पे जाने के इनका मुंह सिल जाता है, ऐसे कानून बने हुए इस देश के अंदर। तो इसी लोकतंत्र के ऊपर कतई जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश में एक आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, ऐसे ऐसे तूफान मेल क्रांतिकारी थे जो आग उगलते थे और झंडा लेकर चलते थे। 1977 में जो पार्लियामेंट में घुसे, और उसमें पार्लियामेंट में घुसने के बाद में उनके मुंह में दही जम गया, उनका मुंह सिल गया, उनको बोलने की फुर्सत नहीं मिली, उनको जवाब देने का टाइम नहीं मिला, जवाब देने की उनकी किसी सवाल पर हिम्मत नहीं हुई। और जब इससे बाहर ये लोग रहते थे तो इतनी आग उगलते थे ये उस तंत्र के खिलाफ, और सारे के सारे जैसे पार्लियामेंट में ये बैठे चुनकर गए, ये वहीं के होकर रह गए। ऐसा सिस्टम जो है ना हमारे देश में पार्लियामेंट में बनाया है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी सरकार में, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, किसी भी देश के अंदर सरकारी बंगले, सरकारी आवास किसी नेता को नहीं मिलते हैं। एक हिंदुस्तान ऐसा है जहां पर इन नेताओं को 2-2, 3-3 मकान मिलते हैं, बंगले मिले हुए हैं, 3-3 बंगले मिले हुए हैं, 2-2 बंगले उन्होंने सरकार को दे रखे, एक अपने लिए रखा हुआ है। इतना पैसा अनाप शनाप इन नेताओं के ऊपर हमारे देश का खर्चा होता है, और ये दुहाई देते हैं कि हम जनता के नायक हैं, लोकनायक हैं। ये ना जनता के नायक हैं ना लोकनायक हैं। और इसलिए अगर आप लोग इस राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में रहोगे तो आप वंचित रहोगे, आप चिंता में रहोगे, आप भ्रम में रहोगे। आप राजनीतिक पार्टियों का चक्कर छोड़िए और क्रांति के चक्कर में आइए, और जब क्रांति होगा तो आपको शांति मिलेगी, आपको सोचने की शक्ति मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। और आप राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में रहेंगे तब तक आपको बेचैनी रहेगी, आप इनके जाल में फंसे रहेंगे। ये इतना गंदा सिस्टम इस राजनीतिक लोकतंत्र का है। तो क्या हमको ये संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए? अगर चाहिए तो इनकी एक रूपरेखा निर्धारित कर लीजिए कि क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप ये निश्चित कर लीजिए, क्या ये पार्लियामेंट्री लोकतंत्र हमको चाहिए? अगर चाहिए तो इनका स्वरूप तय करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों का जो शासन है वो खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ 2-2.5 लाख
नवयुवक नौजवान चाहिए जो कमिटमेंट के साथ आए, जो बस शर्त है कि वो मरने से ना डरें, वो आकर के जुड़े और इस शपथ लें कि मैं जो क्रांति करने जा रहा हूं, उस व्यवस्था परिवर्तन का, जो व्यवस्था जो अंग्रेजों की जो बनाई हुई, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का, इस व्यवस्था को चेंज करने की जो क्रांति हम जो करना चाहते हैं, उसमें हम मरने से नहीं डरेंगे। अगर मरने से जो नहीं डरता है, इस प्रकार के अगर 2-2.5 लाख नौजवान अगर मेरे साथ में आ जाए, अगर मिल जाए एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इस व्यवस्था को बदलने की। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, मात्र 17 लोग थे, 17 लोगों ने फ्रांस के अंदर क्रांति लाई और पूरे फ्रांस को बदल के रख दिया। हिटलर, जर्मनी में एक हिटलर था एकमात्र अकेला, उस अकेले हिटलर ने पूरी जर्मन को बदल के रख दिया था, ऐसी क्रांति आई थी। तो जितने भी 50 से भी ज़्यादा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, और जिस देश में भी जो क्रांति आई है उसमें 1 या 2 व्यक्ति ही खड़ा हुआ है आंदोलन करने के लिए, और ऐसी क्रांति आई है उस देश का पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो गया, पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। तो हमको भी इसी प्रकार से इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, अंग्रेजों का पूरा सिस्टम हटाना है और इन काले अंग्रेजों की पूरी मनमानी हटानी है। तो हमको भी ये क्रांति लानी पड़ेगी, और ये क्रांति चुन करके संसद में जाकर के, संसद के अंदर जाकर के ये क्रांति नहीं आ सकती। अगर क्रांति लानी है तो संसद के बाहर होगी, क्योंकि कोई भी क्रांति दुनिया में जो हुई है वो पार्लियामेंट के बाहर हुई है। कोई भी क्रांति पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट का दरवाजा जो है उसको ऐसा है कि उसके अंदर जैसे आप अंदर जाएंगे आप वैसे हो जाएंगे जैसे बाकी के। क्या आज जो पार्टियां कर रही हैं, क्या उन पार्टियों से अलग कर रही हैं जो पहले पार्टियां कर रही थी? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो ये जो बीजेपी का भी सवाल, मैं जवाब भी इसी बात में देता हूं कि आप किसी भी पार्टी को बदल के देख लिए, आप किसी भी ड्राइवर को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बदल के देख लिए, आप कांग्रेस को बदल देंगे तो सीपीएम आ जाएगी, सीपीएम आ जाएगी, सीपीआई को बदल देंगे, सीपीआई को अगर बदल देंगे तो बसपा आ जाएगी, बसपा को बदल देंगे सपा आ जाएगी, सपा को बदल देंगे तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी को बदल देंगे तो आरजेडी आ जाएगी, उसको बदल देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सरकार आए, लेकिन उनको काम वही करना है जो उस व्यवस्था में है, उस संसदीय लोकतंत्र का जो ढांचा है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसी के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन, जो व्यवस्था का जो परिवर्तन है, ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती, कोई भी नेता नहीं कर सकता, चाहे कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए, कितना अच्छी गृह मंत्री आ जाए, लेकिन जो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था है, इसका परिवर्तन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। उसका परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ जनता कर सकती है, और वो भी क्रांति करके कर सकती है। 1975 में जेपी आंदोलन हुआ था, 1976 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता को पलट कर रख दिया था। और इतने दिग्गज क्रांतिकारी थे उसके अंदर, इतने दिग्गज क्रांतिकारी थे जो ऐसे ललकारते कि लोगों में जोश भरते थे, वो ऐसा जोश भरते थे कि नौजवानों में ऐसा जोश पैदा हो गया था कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइन लगी थी क्रांतिकारियों की। और जैसे ही वो झंडा लेकर के जैसे ही संसद भवन में घुसे, उनके मुंह पे टेप लग गया। एक भी व्यक्ति ने संसद भवन में घुसने के बाद में उस जो क्रांति में जो ललकार रहे थे, वो जो वादा कर रहे थे, उन्होंने एक ने भी उन सवालों का जवाब, उन सवालों का मुद्दा वहां पर नहीं उठाया संसद भवन के अंदर। तो ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्लियामेंट को चुनकर मैं जाना, उस पार्लियामेंट में जाना पाप समझता हूं। क्यों? कि आप राजनीतिक पार्टियों का चक्कर छोड़िए, आप क्रांति के चक्कर में पड़िए, क्योंकि आप क्रांति करेंगे तो ही आप देश और राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां ना देश के लिए कोई काम कर सकती हैं, ना राष्ट्र के लिए कोई काम कर सकती हैं, क्योंकि ये तंत्र जो अंग्रेजों ने बनाया है, इस प्रकार का बनाया है, ये तंत्र देश को बर्बाद करने के लिए बनाया है, ये तंत्र देश को आबाद करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप यूं ही राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में रहे तो ये देश कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, ना आजाद हो सकता है। ये नाम की जो टूटी फूटी जो आज़ादी है हमारे देश के अंदर, अगर इसको आपको पूर्ण आज़ादी में बदलना है, पूरी स्वतंत्रता में बदलनी है, तो पहले अंग्रेजों का लागू किया हुआ तंत्र बदलना पड़ेगा, उनकी शासन व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।
और उस शासन व्यवस्था को और उस तंत्र को बदलने के लिए आप और हम लोगों को एक रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, एक क्रांति करनी पड़ेगी। और वो क्रांति संसद के अंदर नहीं होगी, संसद के बाहर होगी। और जो क्रांति होगी तो ये शासन व्यवस्था जरूर बदलेगी। और जब शासन व्यवस्था बदलेगी तो देश स्वतंत्र भी होगा और देश आज़ाद भी होगा। उससे पहले आप ना तो राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, ना देश का कल्याण कर सकते हैं। ये ऐसे लूटते रहेंगे। जब इनको वोट लेना होगा तो हाथ जोड़ के आपके घर आ जाएंगे, आपके पैर भी पकड़ लेंगे, गधे को बाप भी बोल देंगे, मगर उसके बाद में आपको याद भी नहीं करेंगे। ऐसे होता रहा है। इतना अनाप शनाप पैसा देश का इन नेताओं की सिक्योरिटी के ऊपर। आपको डर लगता है इन नेताओं को? मैं इनसे ये पूछना चाहता, आपको डर लगता है? आप राजनीति में जाते क्यों हैं? जब आपकी मरने की औकात नहीं है, जब आप मरने के लिए तैयार नहीं हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है, तो आप राजनीति में जा क्यों रहे हैं? आप अपने घर में रहिए, व्यापार करिए, पैसा कमाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। तनख्वाह लेकर के काम करते हैं, आप राजनेता कैसे हो सकते हैं? आप जननायक कैसे हो सकते हैं? फिर बोलते हैं अगर हम तनख्वाह नहीं तो हम खाएंगे क्या? हमारा घर कैसे चलेगा? इस देश का नियम रहा है, इस देश में एक परंपरा रही है, जिस भी व्यक्ति ने समाज की सेवा की है उस समाज ने उस व्यक्ति की सुविधा का बंदोबस्त किया है, रोटी का बंदोबस्त भी किया, कपड़े का बंदोबस्त भी किया है, आने जाने के लिए बंदोबस्त भी किया है। तो आपकी भी व्यवस्था जो है ये समाज करेगा। आप देश चलाइए, आप समाज चलाइए, आप देश का कल्याण करने के लिए सरकार चलाइए, देश का विकास करने के लिए सरकार चलाइए। ये समाज आपकी व्यवस्थाओं का बंदोबस्त करेगी, आपको कपड़े का भी बंदोबस्त करेगी, आपका खाने का भी बंदोबस्त करेगी, आपका रहने का भी बंदोबस्त करेगी। और ये जो लाखों करोड़ों रुपए में जो सिक्योरिटी लेकर के एक ब्लैक कमांडो लेकर घूमते हैं, इसको बंद करिए। ये जो सरकारी 2-2, 3-3 बंगले लेकर के बैठे, इनको बंद करिए। दूसरे देशों के अंदर अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, सब के अंदर या तो वो नेता एमपी एमएलए अपने घर में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, किसी को कोई बंगला नहीं मिलता है। ये सिर्फ तंत्र, ये सिर्फ व्यवस्था अंग्रेजों ने इस भारत में ही बनाई थी और उन्होंने अपने लिए बनाई थी। उनको नहीं पता था कि हमको जाना पड़ जाएगा। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था, जो तंत्र, जो व्यवस्था, जो सुख सुविधा अपने लिए बनाई, वो उन अंग्रेजों को तो ज्यादा दिन काम नहीं आई, लेकिन इन काले अंग्रेजों के लिए परमानेंट काम आ गई। कोई भी एमपी एक बार अगर एमपी बन जाता है तो उसकी पुश्ते साथ पुश्ते हैं, उसका बेटा, पोता, पड़ोता उसको पेंशन, उसकी पेंशन खाते हैं। क्यों भाई? ये कौन सी सेवा है? तनख्वाह लेकर के, पेंशन लेकर के आप समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। ये कौन सी मातृभूमि की सेवा है? ये कौन से राष्ट्र की सेवा, कौन से देश की सेवा है? आप देश की सेवा नहीं करें, आप देश को लूटने का काम करते हैं। देश की सेवा करनी तो आप बिना तनख्वाह के काम करिए, बिना वेतन भत्ते के काम करिए, बिना गाड़ी बंगले के काम करिए, बिना कोठी बंगले के काम करिए। तब तो हम माने कि आप समाज की सेवा करते हैं, आप देश की सेवा करते हैं, आप राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। पहले के नेता इतने हमारे क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिया। और आज के देश में, आज के हमारे हिंदुस्तान में इतने डरपोक, इतने कायर नेता पैदा हुए हैं, उनको इतना डर लगता है कि वो 20-20, 25-25 के ब्लैक कमांडो लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनसे उनका रुतबा बनता है, उनका रौब जमता है। और इसीलिए ये सत्ता में आते हैं भी, कैसे भी करके शाम धाम दंड भेद करके जैसे भी करके सत्ता में आ जाएं और सत्ता का सुख भोग लें। ब्लैक कमांडो मिलेगी, रुतबा बनेगा, हवा बनती, और इसी को अपना स्टेटस समझते हैं। ये स्टेटस नहीं, ये कायरता है इन नेताओं की। जिस व्यक्ति में, जिस नेता में, जिस जननायक में, जिस लोकनायक में मरने की हिम्मत न, सामर्थ्य ना हो, देश के प्रति मर मिटने का सामर्थ्य ना हो, उसमें मर मिटने की हिम्मत ना हो, तो उसको इस राजनीतिक लाइन में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये लूटने के लिए आते हैं, इन्होंने बिजनेस बना रखा है। पूरे के पूरे परिवार राजनीति में उतरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि राजनीति से अच्छा बिजनेस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई इस देश के अंदर। मरने के लिए गरीब का बंदा जाएगा बॉर्डर के ऊपर, आर्मी में भर्ती होकर या पुलिस में भर्ती होकर, और लूटने के लिए ये हैं जो एसी में बैठ करके लूटते हैं। तो ये व्यवस्था, ये तंत्र को बदलना चाहते हैं। तो इस देश के मैं नौजवान युवाओं से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, अगर इस देश में पूर्ण आजादी चाहिए, इस देश में पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इस देश की ये शासन व्यवस्था में बदलाव चाहिए, इस शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस कानून व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस कर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो 2 से 2.5 लाख नौजवान वॉलेंटियर
बाहर आएं और इस आंदोलन में जुड़ें और बशर्ते कि वो मरने के लिए तैयार रहें, उनको मरने का डर ना लगे। वो ये समझे कि हम भी आज़ाद भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर उधम सिंह की तरह, अशफाकुल्लाह की खान की तरह हम देश के लिए बने हैं और हमें देश के लिए मर मिटना है। अगर ऐसा जज्बा रखने वाले, अगर उन वीरों की तरह अगर आज भी अगर नौजवान हैं तो बड़े शौक से आएँ, खुशी से आएँ और मेरे साथ जुड़े, मेरे विचारों से जुड़े। और ये जो देश के अंदर, जो देश में लूट मची हुई है, जो लोकतंत्र के नाम से, जो संसद भवन में बैठ करके ये काले अंग्रेज जो लूट रहे हैं, और इनसे छुटकारा पाना है और इस अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से छुटकारा पाना है, तो आइए मोस्ट वेलकम, मिलकर के आंदोलन करते हैं, मिलकर के क्रांति करते हैं इस अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की। जय हिंद, जय भारत। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर बोलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।